गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल हम बात कर रहे थे औद्योगिकरण का युग, यही चैप्टर हमारा चल रहा है। और कल हमने क्या बात करी थी कि कैसे औद्योगिकरण बढ़ा और क्या क्या ऐसे कारण थे कि धीरे धीरे जो रफ्तार थी औद्योगिकरण की वो धीमी रही और बाद में जाके जो रफ्तार है वो बहुत अच्छी हुई। तो इन सब के बारे में कल की वीडियो में बात हो चुकी है। जो बच्चे कल की वीडियो नहीं देख पाए थे पहले वो वाली वीडियो देखेंगे कल की, और फिर ही आगे उनको ये बात समझ में आएगी। ठीक है। और ब्रेक में अगर वीडियो पहले फिर वो देख रहे हैं तो इससे आपको चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए सीक्वेंस वाइज जैसे वीडियो भेजी जा रही है उसी क्रम में आप वीडियो देखिए, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी चैप्टर का एक रहेगा कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ। अब अगर बात आ रही है कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ, तो सबसे पहले ये बात आती है कि उपनिवेश है क्या। ठीक है। तो उपनिवेश क्या होते हैं, जब भी कोई एरिया है, हम भी क्या करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत समय तक हम क्या रहे हैं, उपनिवेश में रहे हैं। यानी कि उपनिवेश का अर्थ होता है जब किसी और के द्वारा हम पे शासन कर लिया जाता है। ठीक है। जब किसी और के द्वारा हम पे शासन कर लिया जाता है तो वह एरिया या वह क्षेत्र क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। तो इंडिया पे किसका शासन रहा, ब्रिटिशर्स का रहा ना। तो इन्होंने क्या किया, हम पे शासन किया और हम इनके उपनिवेश हो गए। तो बात आ रही है कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे रहा। जब हम किसी दूसरे के कंट्रोल में हैं तो उस समय पर हमारा जो औद्योगिकरण है वो कैसे बढ़ा। ठीक है। और किसके अंडर बढ़ा, तो इस चीज के बारे में हमने बात करी है। पहले ये क्लियर हो गया होगा कि उपनिवेश क्या होता है, जब भी किसी और के द्वारा हम पर कब्जा कर लिया जाता है, जिस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाता है तो वो क्या होता है, उपनिवेश होता है। आगे बात समझ में कि हम पर किसने किया था, ये इंडिया है और हम पे ब्रिटिशर्स का बहुत समय तक जो एक शासन है वो रहा, इसलिए जो भारत है वो उपनिवेशिक है। आगे बात समझ में। फिर देखिए, भारतीय अगर कपड़े के युग की बात करें हमने देखा है कि भारत में सूती जो कपड़ा है वो सबसे पहले जो उद्योग सामने आया हमारे, वो क्या था, भारतीय कपड़ा उद्योग था, है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत में पहले से ही रेशम और सूती का जो उत्पादन है वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध था। यहाँ की रेशम और यहाँ का सूती कपड़ा। तो यहाँ पर अगर कोई और आके शासन करता है तो उसको इतनी ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है कि यहाँ का सूती कपड़ा है या रेशम कपड़ा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारतीय जो रेशम और सूती है वो क्या है, काफी प्रसिद्ध है। आगे बात समझे। और दूसरी चीज ये है कि कच्चे माल से लेकर निर्यात तक का काम सारा भारतीय द्वारा पहले से ही किया जा रहा था। ठीक है। जब मशीनें नहीं थी या फिर धीरे धीरे औद्योगिकरण हो रहा था तो ये जितना सारा काम है वो कौन कर रहे थे, भारतीय लोग ही कर रहे थे पहले से। अब काम में क्या हो गया, अगर कपड़ा उद्योग है तो कच्चे माल की व्यवस्था से लेकर निर्यात तक का, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करना, अपने देश में सामान बना के बाहर बेचना, ये चीज प्रक्रिया हो गई निर्यात की। तो इसके बाद बंदरगाह निर्माण कराया गया। बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह जैसे बसों के रुकने के लिए स्टेशन है, एयरपोर्ट्स हैं एयरप्लेन्स के लिए, तो जो शिप्स हैं यानी कि वाटर में चलने वाली जो शिप्स हैं जो जहाँ पर रुकती हैं वो स्थान कहलाता है आपका बंदरगाह। तो भारतीय जब कपड़ा उद्योग है या रेशम उद्योग है तो इसको अपने देश से बाहर सप्लाई करने के लिए सूरत और दिल्ली में क्या बनाया, भारतीयों ने बंदरगाह निर्माण करवाया था। ठीक है। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया चल रही थी वो बिल्कुल सही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, हमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है कि भारत में सूती ज्यादा अच्छा है या रेशम ज्यादा अच्छा है। ठीक है। निर्यात काम भी भारतीय द्वारा बहुत अच्छे से कराया जा रहा है और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया है, बंदरगाह का भी निर्माण करा दिया है। तो देखा जाए तो एक स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से ये सारे काम चल रहे थे। आगे बात समझ में। पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है, ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो धीरे धीरे ये जितना भारतीयों का नियंत्रण था पूरी तरीके से उनसे छूट जाता है। ठीक है। और ऐसा तो बहुत कहने में आसान लग रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो हमारा क्या हो गया, सारा जितना भी पूरा हमने अपना एस्टैब्लिश किया था वो स्पॉइल हो गया। ऐसे नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया, धीरे धीरे ही अपनी जो स्टेप बाय स्टेप हम पे पूरा उपनिवेश किया और ये जितना औद्योगिकरण हमारे द्वारा चलाया जा रहा था इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, बॉम्बे और कोलकाता में नई बंदरगाह बनाई जो कि उनका निर्यात काम जो आसान हो जाए इसकी वजह से भी उन्होंने क्या बनाई, अपने उद्योग के लिए नए बंदरगाह नियुक्त करे बम्बई और कलकत्ता में। अब उन्होंने ऐसा कैसे किया, बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कैसे किया कि इतनी जल्दी ये जितना हमारा शासन था वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है। उन्होंने क्या किया,
हमारे बीच में यानी कि भारतीयों के बीच में एक नियुक्ति की गुमाश्ता। ध्यान रखना ये पेपर में आता है कि गुमाश्ता क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने किसकी नियुक्ति करी, गुमास्ता की नियुक्ति करी। गुमास्ता के बारे में क्या था, गुमास्ता एक ऐसा व्यक्ति था जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के अंदर काम करता था और इसके लिए इसको वेतन भी दिया जाता था। इसका काम क्या था, गांव में जाकर, जैसे अभी अगर सूती उद्योग का काम हो रहा है तो गांव में जाकर उसकी कपड़े की गुणवत्ता जांच करना, व्यक्तियों को काम देना, ये सारा क्या है, जितना भी बन रहा है मटेरियल भारत में बन रहा है उस सब की जांच करके उस सामान को निर्यात तक के लिए तैयार कराना, ये किसका काम था, गुमाश्ता का काम। अब गुमाश्ता क्या है, ये किसी भारतीय व्यक्ति को ही पकड़ लेते थे कि इसको गुमाश्ता नियुक्त कर लिया। तो गुमाश्ता व्यक्ति भारतीय है तो पहले से ही लोगों को जानता है कहाँ पे क्या काम होता है, किस गांव में क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो ये लोगों के संपर्क में आया और इसने धीरे धीरे क्या किया, इनसे डायरेक्ट सामान लेकर ब्रिटिशर्स को बेचने लगे, ठीक है। अगर बात क्लियर नहीं हो पा रही तो यहाँ समझ लीजिए। माना कि एक व्यक्ति क्या है, गुमाश्ता है, ठीक है। गुमाश्ता क्या है, पद है यानी कि पोस्ट है, ठीक है, जैसे होती है बिजनेसमैन मानते इसको। इसने क्या किया, एक गांव में गया, ठीक है। गांव में कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कपास का कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये अपना जो बनाया माल है या अपना जो बनाया कपड़ा है वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जो व्यापारी है उनको बहुत कम दाम में बेचते हैं और खरीदते बहुत ज्यादा दामों में है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब गुमाश्ता आया उनके पास तो उन्होंने क्या किया, अपना सामान डायरेक्टली गुमाश्ता को बेचना शुरू किया और इन्हें अच्छा दाम मिलने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो भारतीय अपना काम कर रहे थे उनको छोड़कर इन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों ने डायरेक्टली किसको बेचना शुरू किया, गुमाश्ता को बेचना शुरू किया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो ताकत थी सारी और बिजनेस का जो तरीका था वो धीरे धीरे कहाँ जाने लगा, ब्रिटिशर्स के पास जाने लगा, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो उपनिवेश है यानी कि हमारे बीच में जितना भी हमारा उद्योग था वो धीरे धीरे किसके पास जाने लगा, ब्रिटिशर्स के पास जाने लगा, ठीक है। वरना अगर आप यहाँ तक देखें तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है कि हमारे पास सारे बंदरगाह भी हैं, हम निर्यात भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। पर धीरे धीरे हमारे ही व्यापारियों ने धीरे धीरे अपने आप की जो ताकत थी वो धीरे धीरे किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। उनके फायदे भी थे, उन्हें बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा था, बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे ये लोग। तो इसीलिए इन्होंने अपने भारतीय जो उनको कई व्यापारी हैं उन्हें छोड़कर किसको देना प्रारंभ कर दिया, गुमाश्ता को देना प्रारंभ कर दिया। आगे बात समझ में। तो जो उपनिवेशों में औद्योगिकरण है वो इसकी प्रक्रिया अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो कुछ इस तरीके से थी। आगे बात समझ में। तो इतना पढ़िए, शॉर्ट नोट्स अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछिए, नहीं पढ़ पा रहे तो बुक्स की सहायता लीजिए या फिर आप फोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं।